हाय फ्रेंड्स, पराई आग में जली 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी कि मैंने देखा सलीम एक लड़की के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो कौन थी जो मेरे शरीके हयात के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। क्या कोई रिश्तेदार या इनकी कोई पुरानी दोस्त? इस रात वो निस्फ के बाद घर आए और मैं इनके इंतजार में जागती रही। सलीम से देर घर आने की वजह पूछी तो वो मुझ पर बरस पड़े। कहा कि तुमको मुझ पर पहरे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, खबरदार जो आइंदा इस मौजू पर बात की हो। मेरी मर्जी जब घर आऊँ जाऊँ, तुम कौन होती हो मुझ पर कदगन लगाने वाली? सलीम से मैं 10 बरस उम्र में छोटी थी और शादी के पहले दिन से ही इन्होंने गरबा कुश्तन रोज़े अव्वल वाला गुर इस्तेमाल करके मुझ पर अपने रोब का सिक्का बिठा लिया था कि एक से दूसरी बात करने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि इनकी कई बातों पर कोई सवाल उठाने का मतलब अपने ही गिर्द घेरा तंग करना था। वो बहुत शातिर और आमराना मिजाज के थे, अपनी तबा के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते थे। वो एक कयामत खेज रात थी जो मैंने जाग कर गुजार दी, मगर चुप साधी। मौसूफ के तो हौसले ही बुलंद हो गए। इसके बाद रात को देर से घर आना इनका मामूल हो गया और मेरे लबों पर ताले लग गए। मेरी क्या मजाल जो इनसे कुछ पूछ सकूं। पहले जहां जाना होता गाड़ी पर ले जाते, मगर अब कहीं चलने को कहती वो मुझे टाल देते और जहां तक हो सकता मुझसे दूर रहने की कोशिश करते। अब आलम यह था कि एक ही घर में रहते हुए हम आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। एक दिन वो सुबह 4 बजे घर लौटे। रात भर जागने से मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। जुर्रत करके कह दिया कि अब अगर वो किसी लड़की से मिले तो मैं अब्बू को बता दूंगी। इस दिन तो सलीम ने हद कर दी। मुझे कहा अगर तुमने अपने वालिद को बताया तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। सोच भी ना सकती थी कि वो ऐसा कह देंगे। मैं 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों की माँ थी, जानती थी ये ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे मेरी बच्चियों से जुदाई सहनी पड़ जाए। मैं अपने शौहर का हर जुल्म सहने पर मजबूर थी, मगर बच्चियों से दूरी का तसव्वुर भी ना कर सकती थी। इन्हीं के लिए जी रही थी। मेरी बच्चियां बहुत खूबसूरत थीं और मैं इनको पाकर सब गम भुला देना चाहती थी। एक रात गहरी नींद सो रही थी, मुझे घर में खटका सा महसूस हुआ। आंख खुल गई, कुछ देर यूं ही बिस्तर में सहमी पड़ी रही। मेरे ख्याल में सलीम अभी नहीं आए थे, क्योंकि आधी रात के बाद ही घर आना इनका मामूल था। ताहम घर में खटका किस बात की अलामत था? क्या कोई चोर घुस आया था या फिर डाकू या कातिल? ऐसा ख्याल आते ही दिल धड़क उठा और मैं खौफजदा हो गई। थोड़ी देर बाद किसी की बातें करने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ सलीम की थी। वो आ चुके थे, घर को बाहर से ताला लगाकर जाते थे और खुद ही ताला खोलकर आ जाते थे। दूसरी आवाज़ किसी औरत की थी। तभी माथा ठनक गया। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई। वहाँ मैंने एक औरत को देखा, कुछ इस अंदाज से कि मेरा रुआं रुआं सुलग उठा। कभी कभी इंसान लाख चाहे मगर खुद पर इख्तियार नहीं रहता। मैंने भी इस दिन इख्तियार खो दिया था। चाहिए तो मुझे ये था कि जब्त कर जाती, लेकिन मुझसे जब्त ना हो सका। जाने मुझ में अपने हक के लिए इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने जूता उठाकर इस औरत को दे मारा। फिर क्या था, सलीम तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और इस 2 टके की औरत के सामने मुझे धनक कर रख दिया। कहते हैं ताली 2 हाथों से बजती है। सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं होता, कसूर कुछ ना कुछ औरत का भी होता है। समझ में ना आया कि यहाँ पर मेरा क्या कसूर था। क्या इस तरह रात के अंधेरे में किसी गैर औरत को लाना जायज़ था? क्या इस पर भी बीवी को खामोशी रहना चाहिए था? ये बात मैं ना समझ सकी। सलीम का गुस्सा काबिले दीद था। कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। वो औरत लाख बुरी सही, इसमें फिर भी सलीम से ज़्यादा शराफत थी, या कि ये कहना चाहिए कि औरत ही औरत का मसला समझ सकती है। इसने कहा सलीम ठहर जाओ, सुबह जो मर्जी आए फैसला कर लेना, ये तुम्हारी बीवी है, इस वक्त इसको घर से बाहर मत निकालो। ये कहकर वो दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और इसने मुझे घर से कदम ना निकालने दिया। सच कहती हूँ कि मर्द जब अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं तो इंसान नहीं रहते। एक कस्बी फिर भी आपे में रही, मगर इस वक्त सलीम तो जल्लाद बन गए थे। इस रोने धोने में सुबह हो गई। सलीम ने मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरे मैके ले आए, दर पर उतार कर चले गए। इन्होंने बेटियों को भी मुझे उठाने ना दिया था कि वो इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। अपना दुख बुलाकर बच्चियों की जुदाई मेरे लिए कयामत बन गई। इनकी बहन का दोपहर से फ़ोन आ गया कि भाभी तुमने मेरे भाई के साथ कितना बुरा किया है, कि इनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। अच्छी बीवियां सब्र करती हैं तो ही फल पाती हैं, मगर ये तुमने क्या किया, अब भुगतो। तुम्हारी बेटियां मेरे पास सलीम भाई छोड़ गए हैं। सोचा तुमको तसल्ली दे दूं, ताहम इनको ले जाने को मत आना। फिलहाल सब्र करो और भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने मजीद जुर्रत दिखाई और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सच कहती हूँ वो तुमको तलाक देने पर तुले हुए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इस अमर से रोका है उनको, लिहाजा तुम
तुमको भी समझा रही हूँ कि फ़िलहाल मैके में कुछ दिन चुपकी होकर बैठ जाओ और इस किस्से को हवा मत दो ताकि सुलह की कोई गुंजाइश निकल सके। फ़ोन सुनकर आंसू थमते नाते सलीम पर यही मिसाल सादिक आती थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं मैके में थी और दिन गुजरते जा रहे थे। नंद की हिदायत को गिरा में बांधकर चुपकी हो रही और इस मामले का चर्चा भी ना किया। मुबादा मेरे वालिदैन गुस्से में आकर खुद कोई कदम उठा लें और मेरी बच्चियां नाहक माँ की जुदाई का अजाब उम्र भर को भुगतने पर मजबूर हो जाएं। कब तक सब्र करती कि वो मेरी बच्चियों को मुझसे मिलने ना देते थे और मैं इनकी दीद को तरस रही थी। छोटी सबा तो अभी सिर्फ 1 साल की थी और बड़ी बेटी हया 3 बरस की थी। अम्मी जान मुझे तड़पता देखकर भाभी को कहती थी कि तुमने इन लोगों की इतनी तारीफ की थी और ये तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे बुरे निकले। हमने बेटी का रिश्ता तुमको देखकर और तुम्हारे कहने पर किया था। अब तुम इस मामले को संभालो वरना फिर हम भी बुरे बनकर दिखाएंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद मेरी हालत देखकर रो पड़ती थीं। आखिरकार इन्होंने सोचा कि किसी तरह इस औरत का पता करना चाहिए। वो है कौन जिसकी वजह से सलीम ने ऐसा इंतहाई रवैया इख्तियार कर लिया है कि मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते की भी इसकी नज़रों में अहमियत बाकी ना रही। भाभी मैके गई और अपने भाई के ज़िम्मे ये काम लगा दिया। इन लोगों ने पता कराया तो मालूम हुआ कि सलीम के साथ जो औरत वाबस्ता है इसका नाम नीलोफर है और वो एक कोठे वाले की बेटी है। मैंने भाभी को ये वाक़या बता दिया था कि वो लाख औरत बुरी सही, लेकिन मेरा जूता पड़ने पर भी इसने रात के वक्त मुझे घर से निकलने ना दिया, जबकि सलीम मुझे धक्के देकर निकाल रहे थे। इसका मतलब ये कि इस औरत के दिल में इंसानियत बाकी है। इसी वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया कि इस औरत से मिलकर इसको खुदा का वास्ता देना चाहिए कि वो हमको बर्बाद ना करे और 2 मासूम बच्चियों की ज़िंदगी पर भी तरस खाए जिनको इनकी माँ से महरूम कर दिया गया था। मगर इस औरत से मिलना मुहाल था क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो ऐसा इलाका था जहाँ शरीफ मर्द तो जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतों के लिए ये एक ममनू इलाका था। वहाँ हमारे लिए कदम रखना कयामत को आवाज़ देना था। मेरी भाभी ने जुर्रत कर ली और मेरी खातिर इस बदनाम इलाके में चली गईं। वो नीलोफर को समझाने और मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी। मेरे दुख को देखकर जज्बात में ये कदम भी उठा लिया, बगैर सोचे कि इसके बाद इनकी अपनी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। बहरहाल ये जुर्रत भाभी को बहुत महंगी पड़ी क्योंकि नीलोफर को तो तलाश ना कर सकी, लेकिन इनको वहाँ खुद सलीम ने किसी से बात करते देख लिया जिससे वो नीलोफर के घर का पता पूछ रही थी। सलीम तो वैसे ही मौके की तलाश में थे कि हमको मस्जिद ज़िक पहुंचा दें। इन्होंने भाईजान के दफ्तर जाकर मुलाकात की और इनको बताया कि तुम्हारी बीवी को कल मैंने वहाँ देखा कि जहाँ इनको देखे जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भला इस बाज़ार में इनका वहाँ क्या काम था? ज़रा बाजी फरजाना से घर जाकर पूछना, क्योंकि मैंने खुद इनको अपनी आंखों से वहाँ देखा है। बीवी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे भाईजान की कनपट्टियां सुलग उठीं। इनको सलीम की बात का यकीन ना आता था, मगर वो तो कस्में खा रहे थे कि सामना करा लो, अगर मैं झूठा हूँ तो 100 जूते बीच बाजार में खड़े होकर मार देना। भला मैं अपनी तायाजाद बहन पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाकर धरूंगा, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। बीवी से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आ जाता, लेकिन अब आपके वालिदैन के घर इनके बुलाए बगैर नहीं आ सकता, तो इधर ही आ गया हूँ। बाजी फरजाना हमारे ख़ानदान की इज्जत है, मगर आपके तो घर की इज्जत है। किस मुँह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे से गोश गुजार कर सकता हूँ? भाईजान को इस पर मुझको मैके ला छोड़ने का जो गुस्सा था, वो इसकी ये सारी बातें सुनकर हवा हो गया और वो अपनी आग में सुलगते घर आ गए। आते ही भाभी को कमरे में बुलाया और पूछा कि तुम वहाँ क्यों गई थी, जहाँ पर हम भी कदम धरना पसंद नहीं करते। तुम्हारा इस जगह से क्या इलाका है? हम मर्द भी दिन की रोशनी में इस महल्ले में जाने से शर्माते हैं। मुझे इस बात की वजाहत दो। भाभी घबरा गईं। पहले तो डर के मारे इनकार किया, लेकिन जब भाई ने ठीक ठाक जगह और वक्त का बता दिया तो समझी कि शायद इन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। इनको सच बताना पड़ा। कहा कि हाँ गई थी, मगर किसी नेक काम की गर्ज से गई थी। नेक काम की गर्ज से जाना इस कदर ज़रूरी था तो मुझसे कहा होता। क्या मुझसे भी वो नेकी छुपाना चाहती थी? आखिर वहाँ के मकीनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मेरा वहाँ के किसी मकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं वहाँ गली में खड़े एक शख्स से इस औरत का नाम, जिसका नाम नीलोफर है, उसका पता पूछ रही थी कि जिसकी वजह से हमारी किश्वर का घर ख़राब हो रहा है। वो सलीम भाई के साथ वाबस्ता हो चुकी है, तभी इन्होंने किश्वर को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है। 3 माह बीत चुके, अब तक किश्वर ने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई थी? एक तुम ही हो, एक बस तुम्हें ही इस औरत के बारे में बताया जिसको समझाने तुम इस बदनाम जगह पहुंच गई। ये बात मेरी अक्लें तस्लीम नहीं कर सकती। मामला तो कुछ और ही है। आपको शायद सलीम भाई ने भड़का दिया है। आप अपनी बहन से पूछ लें। अब तो किश्वर भी वही बोलेगी तुम्हें बचाने के लिए जो तुम कह रही हो। सलीम को इस बारे में कोई इल्म ना था।
ना वो मुझसे इस बारे में किश्वर से बदसलूकी करने के बाद मिलने की जुर्रत कर सकता है। वहाँ मैंने खुद तुमको देखा है। भाईजान ने भी बीवी से सरीहन झूठ बोल दिया। वो और भी डर गईं और इनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। कहा कि मेरी नीयत इस औरत को समझाकर सलीम से दूर करने की थी ताकि तुम्हारी बहन का घर दोबारा आबाद हो सके। भाईजान ऐसी तावीलों पर और तैश में आ गए और बीवी पर हाथ उठा दिया। कहा कि बेशक मेरी बहन का घर उजड़ा रहे, सलीम अगर इसको तलाक देता है तो दे दे, लेकिन तुमको इस गलत जगह जाकर एक बदनाम जमाना औरत से मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत ना थी। क्या तुमको नहीं मालूम कि एक मालजादी किसी की मिन्नत समाजत से राम नहीं हुआ करती। ऐसी औरतों का तो काम ही किसी का घर उजाड़ना होता है। ये मोहब्बत और इज्जत के लिए नहीं बल्कि मालो दौलत समेटने के लिए जीती हैं। भाभी ने बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे भाई को तो इस कदर गुस्सा था कि इस गुस्से की आंधी ने इनके दिमाग के चिराग को बुझा कर रख दिया। इन्होंने गुस्से में इनको तलाक दे दी और वो रोती हुई मैके चली गईं। बाद में इन्होंने मेरी भी खूब खबर ली कि तुम तो मियाँ से झगड़ने का कुछ और ही सबब बताती थी। अगर इस झगड़े का सबब कोई गलत किरदार औरत है तो हमसे क्यों जिक्र ना किया? आखिर इसमें क्या मसलहत थी? इसका मतलब यह है कि कसूर सिर्फ सलीम का नहीं तुम्हारा भी है, जिसकी तुम हमसे पर्दापोशी किए रहती हो। कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई बीवी को तलाक देने पर बहुत पछताए कि इन्होंने गुस्से में ये क्या गज़ब कर दिया। मौलवी साहब के पास भी गए, सब ने यही कहा कि गुस्से में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। अब हाथ मलने से क्या हाथ आता है? जो हो चुका था वो तो हो चुका। अफसोस ये कि मैं तो उजड़ी ही थी। अपने से ज़्यादा दुख इस बात पर था कि मेरी भाभी बेचारी को नाहक करदा गुनाह की सज़ा मिल गई और वो इसका घर भी उजड़ गया। इधर मेरी बच्चियां नन के पास तो उधर भाभी के बच्चे हमारे पास। ये अजीब सानेहा हो गया। भाभी को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी इनसे कम ना थी। मेरा चैन सुकून लुट गया। इस वाक़ये के 3 माह बाद मेरी छोटी बेटी इस कदर बीमार हुई कि नन ने रो पीट कर सलीम को मजबूर कर दिया। वो मुझे लेने आ गए। मेरे वालिदैन से माफ़ी तलाफ़ी के बाद बिलाखिर मुझे घर ले गए। इनका नीलोफर से ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया। मेरे वालिदैन ने बच्चियों की वजह से मुझे इनके साथ जाने दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी और ना मेरे वालिदैन के साथ कभी बदकलामी की थी। तभी मेरा घर बच गया और मैं वापस अपने आशियाने में समा गई। मेरे बच्चे आज भी मेरे पास हैं और मेरा घर बस रहा है। मगर अफसोस कि भाई और भाभी का रिश्ता दोबारा बहाल नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ में पकड़ी चिड़िया को तो फिर से पिंजरे में बंद किया जा सकता है, लेकिन जिस चिड़िया को खुद उड़ा दिया जाए इसे दोबारा घर की चारदीवारी में नहीं लाया जा सकता। काश भाईजान तलाक के 3 अल्फाज कहने से कबल कुछ सोच लेते तो आज इनके बच्चे अपनी माँ से जुदा होते और ना ही इनका घर उजड़ता। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।